तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संघर्ष पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कंपटीशन की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत वो अब बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीएड का फॉर्म भरे हैं, तो आपकी बीएड काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब से होगी। तो वह काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, किस डेट से स्टार्ट हुई है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान आपको देना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, बस जो है सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी काउंसलिंग कितने दिन होने वाली है, कब से कब तक चलने वाली है, आपको कब करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। अगर इसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई जल्द दे दूँगा या एक वीडियो बना के मैं आपको चीज़ें आपको बता दूँगा, ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, चूँकि कहीं-कहीं होता है कि छोटी जानकारी आपको छूट जाती है, कहीं गलती कर जाते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ जाता है। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए, मैं आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ कि क्या-क्या सावधानियाँ आपको देनी है और जो है आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग जो है वो आज से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि 13 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और काउंसलिंग पिछले वर्ष की तरह जो है कई चरणों में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ़ इस बार 2 चरणों में हो रही है। एक पहला चरण आपका होगा, दूसरा चरण होगा, उसके बाद आप पूरा मेन जो बचे रहेंगे एक चरण में हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि पहले चरण में जो है 1 रैंक से लेकर ये जो है 75,000 रैंक तक आपको काउंसलिंग होगी। ये जो है रैंक स्टेट रैंक रहेगी। चलिए, अब आपको पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ के आपको एक-एक चीज़ें करके आपको क्लियर बताते हैं और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ऑफ़िशियल साइट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 2 फ़ेज़ में आपका होने वाला है। फ़ेज़ 1 13 अगस्त 2024 आज से स्टार्ट है। फ़ेज़ 2 जो है 25 अगस्त 2024 यानी कि जिसका 75,000 से प्लस है उसका जो है 25 अगस्त से काउंसलिंग होगी। फुल काउंसलिंग आपकी जो है स्टार्ट होगी 11 सितंबर से। डायरेक्ट जो है एडमिशन जो आपका हो जाएगा 20 सितंबर से होगा। यानी कि आपका जो ये पहले फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 करके देता था, उसके बाद होम काउंसलिंग देता था। अब इस बार आपको ये समेट कर सिर्फ़ 2 ही फ़ेज़ में कर दिया है। तो आपको इसमें जो है काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग कैसे करनी है इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। अभी जो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको गलती क्या-क्या नहीं करनी है, आप कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है, वह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। इसके लिए कई सारी वीडियो आने वाली हैं, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल पाए। तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 यानी कि आपका बैच जो है 2024 से 2026 के बीच में होने वाला है। इसकी जो है काउंसलिंग की डेट निर्धारित कर दी गई है। काउंसलिंग आज से ही आपकी स्टार्ट है, आप जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको करना क्या है, पहले एक बार आप पूरा हर एक चीज़ समझ लीजिए ताकि आपको गलती की संभावना ना रहे। क्या डॉक्यूमेंट लगना है, उसके बाद मैं काउंसलिंग करूँगा, कैसे करूँगा, उसके बाद जो है इसकी फ़ीस क्या होने वाली है, फिर से आपकी फ़ीस क्या होने वाली है, कॉलेज की फ़ीस क्या होने वाली है, ये चीज़ें पूरा आप डिटेल से जान लीजिए। उसके पहले आप कॉलेज भी निश्चित कर लीजिए कि किस कॉलेज में मुझे करना है, वो आप अपने नज़दीक अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का तो अभी यही डाउट है कि मुझे डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, आपको प्रॉपर वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। हालाँकि दोनों चीज़ें सही है, बीएड और उसके बाद जो है डीएलएड। डीएलएड इस बार अभी आया नहीं है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस बार आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है इस साल जो है आपका ड्रॉप आउट होने वाला हो, यानी कि आपका हो सकता है गैप ही हो जाए। तो ऐसे में करना क्या होगा, अगर आप बीएड करते हैं तो आपका हो सकता है समय बच जाए। अब
अभी तक तो नहीं आया, पहले क्या होता था कि जो है डीएलएड पहले आ जाता था, इसको काउंसलिंग कराते-कराते उसका भी नंबर आ जाता था, तो लोग ये निश्चित कर लेते थे, हाँ, मुझे इसमें काउंसलिंग नहीं कराना है, उसमें कराना है। अभी ये आपके हाथ से निकल जाएगा, तो वो भी निकल जाएगा, आपका एग्ज़ाम जो है गायब हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के एडमिशन को इस बार कर काउंसलिंग को करना है। तो उसके लिए अलग एक वीडियो हो जाएगी। चलिए अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखिए, बीएड सब आपका जो होने वाला है इस बार 24 से जो है 26 होने वाला है, यानी कि 2 साल का आपको होने वाला है। काउंसलिंग प्रक्रिया नीचे दिए गए राउंड में केवल उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जिनको यूपी बीएड जो है 2024 और 26 में रैंक आवंटित हुई है। यानी कि जो लोग एग्ज़ाम दिए थे और उनको कुछ न कुछ रैंक आवंटित हुई है, वही जो है इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है मुख्य काउंसलिंग फेज़ 1 में होगी। फेज़ 1 में जो है स्टेट रैंक आपका रहेगा 1 से 75,000 स्टेट रैंक तक होगी। फेज़ 1 में जो है 1 से जो है 75,000 स्टेट रैंक तक आपकी होने वाली है। फेज़ 2 में आपका 75,001 से जो है अंतिम स्टेट रैंक तक और छूटे हुए अभ्यर्थियों सभी का। यानी इसका कहने का मतलब ये है फेज़ जो है 2 में 75,001 से तो शुरुआत होगी और अंतिम रैंक तक, अंतिम यानी कि जितने पोस्ट टोटल हैं, वहाँ तक आपका ये जो है काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें प्लस और जोड़ दिया गया है, जो फेज़ 1 में छूटे हुए स्टूडेंट रहेंगे, उनको भी इसी में करना है। यानी कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड को फेज़ 1 में प्रतिभाग नहीं किया है, वह प्रथम राउंड फेज़ 2 में पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि फेज़ 1 में प्रतिभाग नहीं किया है, तो वह प्रथम राउंड फेज़ 2 में पंजीकरण के पश्चात फेज़ 2 के पंजीकरण के पश्चात प्रतिभाग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम राउंड फेज़ 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, वह सभी प्रथम राउंड फेज़ 2 में सीधे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि आप जो है प्रथम राउंड फेज़ 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो वह सभी जो है प्रथम राउंड के फेज़ 2 में सीधे चॉइस फिलिंग मतलब अब उनको काउंसलिंग नहीं करना होगा, वो सीधे जो है कॉलेज वहाँ पर भर पाएँगे। ये चीज़ कहने का इसका मतलब है। द्वितीय चरण में पूल काउंसलिंग सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए होगा। द्वितीय चरण में पूल काउंसलिंग होगा, पूल काउंसलिंग मतलब सभी काउंसलिंग सभी स्टेट धारकों के लिए होगा। सभी छूटे हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड के प्रथम एवं द्वितीय फेज़ में प्रतिभाग नहीं किया अथवा जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में भाग कर सकते हैं। जैसे कि सभी छूटे हुए अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड में प्रथम एवं द्वितीय में फेज़ में प्रतिभाग नहीं किया है, आपने पहली और सेकंड में प्रतिभाग नहीं किया है और जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई या दोनों चीज़ें हैं, सीट भी किए हैं तो उनको सीट नहीं मिली है। तो ऐसे अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तृतीय चरण में आपका सीधे प्रवेश होगा, यानी कि सभी स्टेट रैंक धारकों के लिए होगा। आप सीधे कॉलेज से यहाँ पर संपर्क करके आप काउंसलिंग को करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ वही चीज़ें जो मैं बताया यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए, इंग्लिश में है, बाकी चीज़ें वही है। फर्स्ट राउंड, फेज़ 1, फेज़ 2 मेन काउंसलिंग होगा 1 से 75,000 तक रैंक से 75,000 1 से इतना होगा। सेकंड राउंड वही होगा, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट एडमिशन है, डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन ऑल रैंक होल्डर के लिए है। चीज़ें वही है, जो चीज़ें मैंने अभी हिंदी में बताया वो चीज़ें इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्या है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या आपको पढ़ना है केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी बीएड 2024-26 की मेरिट सूची में रैंक आवंटित की गई वह प्रवेश में काउंसलिंग में भाग के लिए पात्र हैं। जैसे कि आपका वहाँ पर एंट्रेंस दिए हैं, कुछ न कुछ आपको मेरिट आई है, तो वही जो है प्रवेश में काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं और विद्यार्थी रहे हैं। जैसे कि आप एंट्रेंस नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ पर पात्र नहीं है एडमिशन कराने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए। कैंडिडेट हू हैव बीन अलॉटेड अ रैंक वही चीज़ें दिया गया है फिर से। पहला कद है जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में अपनी पात्रता की परीक्षा में का अंतर तालिका की जो है स्कैन कॉपी जो है आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण हेतु अपने स्वयं के या अपने माता-पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता विवरण का ही उपयोग करें। देखिए, ये चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जैसे कि पंजीकरण आप कर रहे हैं, तो कभी-कभी होता क्या है कि अपना मेल नहीं है या अपना अकाउंट पता नहीं है। कभी-कभी रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो वह चीज़ आपको दिया गया है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है। यानी कि अपने माता-पिता के विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता इन्हीं का इस्तेमाल करना है, अदर का आपका नहीं करना है। तीसरा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो आवंटन में स्वीकृत से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। यानी कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी से सलाह दी जाती है कि वो आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। कॉलेज को आपको कई सारे कॉलेज चुनना है, ये नहीं है कि आपको एक कॉलेज भर के रख दें, उसके बाद मेरा उसी में हो जाए। कभी-कभी होता क्या है, कई सारे लोग उसी कॉलेज को मतलब प्रेफ़र दे देते हैं या उस कॉलेज वाले लोगों को संपर्क कर देते हैं कि भाई मेरा कॉलेज है, इसमें आप काउंसलिंग कराइए। तो उसमें क्या होता है, सीट भर जाती है, तो आपको पहले काउंसलिंग जैसे कराए हैं, तो आपको सीट नहीं मिल पाती है। सेकंड में आपको वो चीज़ें फेस में करना होगा। का सीटें कहीं न कहीं की तो आपको मिलेगी, लेकिन लास्ट में जाके मिलेगी। तो इसका कहने का मतलब यही है। उसके बाद 4th नंबर है, अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अगर सीट आवंटित हो गए, तो किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क जो है वापस नहीं किया गया जाएगा। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। शुल्क वापसी और दी जाने वाली ब्यौरा। जैसे कि आपका जो है शुल्क वापसी, आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आपको शुल्क वापसी के लिए ये जो है बाद में आपको विवरण नहीं दिया जाएगा, आपको पहले ही विवरण दे देना होगा। वही चीज़ें इसमें बताया गया है। जैसे कि आपका एक खाता नंबर होना चाहिए, खातेदार का नाम वहाँ पर, आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए, बैंक का नाम पता होना चाहिए, शाखा पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको इतनी सारी चीज़ें डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर किसका खाता है, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच। ये चीज़ें आपको जैसा कि ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि अपने माता-पिता की ही चीज़ें डालें, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2.2 में, यह खाता केवल अभ्यर्थी उसके माता या पिता के नाम ही होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है, तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूर्व काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज की शुल्क को वापसी की इस खाते में की जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर जो है विद्यार्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है, तो पहली काउंसलिंग में जो है अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूर्व काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। आपको ध्यान देना है कि एक आपका 705 ₹50 लगेगा फीस, तो ये जो है रजिस्ट्रेशन का रहेगा काउंसलिंग का, ये आपका वापस नहीं होगा। उसके बाद जो ₹5000 लगेगी, आपको यही चीज़ें जो है वापस होंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो फीस वापसी हो तो अपने धन खाते का विवरण कदापि न भरें। यहाँ पर एक चीज़ ये साफ-साफ लिख के दिया गया है कि जन धन खाता खुला है, उसको यहाँ पर कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं है। यानी कि आपको जन धन खाते को तो बिल्कुल ही भरना ही नहीं, ये गलती आप बिल्कुल ही ना करिए। ये चीज़ें आपको बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है, जिसमें उपयुक्त विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 10 केबी के आकार में जेपीईजी में रूप में आपका होना चाहिए। उसके बाद है कि 2024 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, जो अभ्यर्थी 2024 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा का अंक तालिका में स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। यानी कि आप ये जो है अपलोड करना होगा, ये चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। प्रथम फ़ेज़ में और सेकंड फ़ेज़ में यहाँ पर पंजीकरण किस प्रकार से आप कर पाएँगे, उसके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण करना होगा पहले। पहले तो आपको पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण में आपका एक भुगतान शुल्क लगेगा। आपका भुगतान शुल्क ₹750 रहेगा, ये चीज़ें आप ध्यान दे लीजिए। उसके बाद अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज का शुल्क मैं आपको यहाँ पर एक पंजीकरण करके वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसको आप देख कर के पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी जानकारी आपको बीएड से रिलेटेड मिले, आप उसको जो है देख पाएँ।
नेक्स्ट है पंजीकरण प्रक्रिया में पूरे करने वाले अभ्यर्थियों को जो है 5,750 रुपए, यानी कि 2 रूप में होगा। एक जो है 750 रुपए आपका लगेगा, उसके बाद सेकंड है 5,000 रुपए आपका लगेगा। टोटल मिला के 5,750 ये पहली बार में आपको जो है पेमेंट करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बाद ही करना होगा। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ये माध्यम दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। फीस कितनी रहेगी? आपका एक रहेगा 750 और एक रहेगा 5,000, यानी कि आपको जो है टोटल एक ही बार में 5,750 तो कटानी है। लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको ये खाता नंबर माँगा गया है, तो ये आपका 5,000 रुपए वापस हो जाएगा और 750 आपका नहीं वापस होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। यदि अभ्यर्थी की सीट आवंटित नहीं होती तो कॉलेज की अग्रिम फीस जो है 5,000 रुपए उनके द्वारा विवरण दिए गए खाते में वापस कर दी गई है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यद्यपि वह इसकी पुष्टि नहीं करता है अथवा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस जो है 5,000 रुपए जो है वापस नहीं की जाएगी। यानी कि आपको कॉलेज आवंटित हो गया है, लेकिन आप जो है कॉलेज के में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपको वापस नहीं होगी फीस। काउंसलिंग से में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थियों जिनका स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित सीट के उपरांत यदि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसी दशा में पंजीकरण शुल्क 750 मात्र छोड़कर समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि क्या आपको बताया गया है। काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक के अंतिम वर्ष में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। परीक्षा परिणाम आपको घोषित नहीं हुआ है, एक चीज़, ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटित सीट के उपरांत अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण हुआ है, तो ऐसी दशा में परीक्षा शुल्क जो है 750 छोड़कर समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि 5,750 है, तो 5,750 में आपको 750 रुपए नहीं वापस होगा, बाकी 5,000 जो है आपका वापस हो जाएगा। यदि अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है, तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। यानी कि सीट आवंटित की जा रही है और इसकी पुष्टि करता है, यानी कि आप वह शुल्क राशि कॉलेज के शुल्क में समायोजित करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय से शुल्क से अधिक है, तो अतिरिक्त शुल्क महाविद्यालय वापस की जाएगी। यानी कि आपका जो टोटल फीस रहेगा, उससे अगर ज़्यादा फीस लग जाती है, तो अलॉटमेंट के समय आपको तो वो जमा करना है, लेकिन बाद में जो है ये कॉलेज आपको रिफंड कर देगा। काउंसलिंग शुल्क ₹750 रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। चॉइस फिलिंग करना होगा, केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थी भरे गए विवरण को सत्यापित करना होगा, जैसे कि स्वैप फिलिंग की कर रहे हैं आपको, यहाँ पर विवरण भरे गए तो सत्यापित करना होगा। संस्कृत बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को पास स्नातक के 3 3 ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत बीएड महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के पास स्नातक के समय 3 वर्षों में संस्कृत है, तो अभ्यर्थियों को हाँ का चयन होगा। यानी कि स्नातक जो ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर संस्कृत बीएड जो है महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कर रहा है, यानी कि एक संस्कृत पाठशाला होता है, उसमें जो है करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका बीए में ग्रेजुएशन में जो है तीनों वर्षों में जो है संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको ध्यान दे लीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे अपने लिंग जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप में उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। यानी ये चीज़ें तो बहुत ये चीज़ें को लोग गलती कर देते हैं, जैसे आप भरते वक़्त ध्यान नहीं देते हैं, आप स्टूडेंट का नाम जो है मेल या फीमेल है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर देते हैं, ऐसा भी आप कर देते हैं। तो उसी चीज़ें के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग, जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प जो है डिफ़ॉल्ट रूप में उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को जो है अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं, ये भी आपके लिए है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिकतम विकल्प दें। यानी कि जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताया था
इससे आपको बचने के लिए कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कॉलेज को भरिए। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं, जैसे लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते कराना चाहिए और जो डेटा सेव नहीं किए गए वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है आप जो है विकल्प जैसे कॉलेज भर रहे हैं, वहाँ पर आप सेव करते हुए चले जाइए। अगर आप सेव नहीं करते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, फिर से सोचते हैं कि बाद में कॉलेज को भरा जाता है, तो क्या होता है फिर से आपको कॉलेज भरना होता है। यानी कि अगर आप कॉलेज भर रहे हैं, तो कॉलेज भरिए उसके बाद सेव को करिए। आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, फाइनल वो बाद में करना है, पहले आप कॉलेज को भरना है। ये चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर करके दिखा दूँगा तो आप देख लीजिएगा। इसीलिए कह रहा है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिलती रहे और आपको हर एक चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। एक बार आप जो है लॉक कर देंगे, तो उसके बाद बदला नहीं जा सकता। यानी कि आपका सबमिट हो जाएगा, बदला नहीं जा सकता। कॉलेज को आप वो करके सेव कर सकते हैं। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक के क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प भरना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प भर दिया है, लेकिन विकल्प भरने का अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक यदि लॉक नहीं किए, तो यह विकल्प आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये भी बात है, यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प भर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक वो कॉलेज को लॉक नहीं किया है, लेकिन विकल्प आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा आपका। कॉलेज आवंटन आपको कैसे होगा? कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थियों को राज्य रैंक के साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम जो है केवल अभ्यर्थियों लॉगिन पर उपलब्ध होगा। सहायता प्राप्त सरकारी और स्व-वित्तपोषी महाविद्यालय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन किया जाएगा। ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए हैं, उन्हें पोर्टल पर अंतिम आवंटन सपुष्टि पत्र जो है डाउनलोड करके इससे पूर्व एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें, ये चीज़ें आपको इंग्लिश में यहाँ पर दिए गए हैं। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक है, तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के 3 दिनों के भीतर जो है शेष राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यदि कॉलेज का शुल्क जो है अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है, तो इसे अंतिम आवंटन सपुष्टि पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि अभ्यर्थियों को वापस कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना। अभ्यर्थियों को आवंटित की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेज के साथ अंतिम आवंटन सपुत्री पत्र के साथ जो है आवंटित कॉलेज की रिपोर्ट करना होगा। यानी आपको कॉलेज मिल गया है, तो 3 दिन के जो है भीतर आप कॉलेज में संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर आप चले जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो होता है सारा चीज़ें आप वहीं पर जमा कर दीजिए। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा परीक्षार्थी के मूल दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना ले जाना होगा, वहाँ पर जो है सत्यापन इसका किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं कि पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी, जैसा कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिए गए हैं वहाँ पर। अभ्यर्थी द्वारा बीएड के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर ले जाना होगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो ये जो है 10वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र भी काम करेगा और आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी काम करेगा। अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, यानी कि आपको ग्रेजुएशन तक के सभी जो है प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं। निर्धारित प्रारूप से मूल रूप से उपश्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना होगा। सरकार द्वारा जारी मूल फ़ोटो पहचान पत्र ले जाइए आप। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फ़ोटो आप ले जाइए। 2 फ़ोटो आपको यहाँ पर ले जाना होगा। सभी शुल्क प्रक्रिया जितने आपने शुल्क अभी तक जमा किया है, वो उतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ले जाना होगा।
तो आशा करते हैं ये चीज़ें जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आप गौर से सुने होंगे और समझे होंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर आप गौर से देखिए और इतनी चीज़ें डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इसका रिप्लाई आपको जल्द दे दूँगा और अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको सारी जानकारी जो है पता चल पाएगी और अभी मैं ये वीडियो 2-3 इस पे बनाने वाला एक तो वीडियो आपका बनने वाला है, किस प्रकार से आप जो है ऑनलाइन अपना फॉर्म भरेंगे और क्या-क्या चीज़ें ध्यान देना है, वो चीज़ें मैं आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाते-जाते एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो बीएड काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हो या नीचे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।